आपसे बोला कि मेरा पोर्शन क्या रहने वाला है, मेरा पोर्शन रहने वाला है, ठीक है, फैक्ट का, राइट। अगर मैं बात करूं कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ठीक है, ये क्या है, ये जो है ये आजकल जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, जो पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न जो हो गया है वो इस पर बेस्ड हो गया है अब, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्ड होगा ही, है ना, आप लोगों ने एनसीईआरटीज तो पढ़ी होंगी ही, लेकिन फैक्ट के लिए मैं आपके साथ काम करूंगी। और उन फैक्ट्स को मैं किस तरह से लेकर आऊंगी कि मैंने अगर आपका पोर्शन लिया है जीएस का, तो जीएस में तो आपको पता ही होगा कि सभी सब्जेक्ट पर बात करनी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आ गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, ज्योग्राफी हो गया, राइट, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, साइंस, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, राइट। तो ये सारे पोर्शन हो गए। इन सब पोर्शन से जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनता है, मतलब कुछ तो ऐसे टॉपिक होते हैं ना, जैसे कुछ हॉट टॉपिक होते हैं जहां से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, ठीक है, तो वो हॉट टॉपिक मैं उठाऊंगी और उन पर यहाँ पर आपसे बात करूंगी, राइट बच्चों। तो ये सारे काम मैं आपके साथ करूंगी। तो वहीं आज क्या किया है मैंने, यहीं से आज शुरुआत करते हैं। यहीं पर मैंने आज क्या किया है बच्चों, आज का मैंने टॉपिक चुना है पॉलिटी का, और पॉलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। पॉलिटी का ना कह के आप संविधान, जो हमारा संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया गया, और उस संविधान की छवि हमें कहाँ पर दिखाई देती है, वो हमें दिखाई देती है प्रस्तावना में, राइट बच्चों। तो ये प्रस्तावना, तो इसीलिए आज का ये टॉपिक मैंने शुरू किया है प्रस्तावना से, क्योंकि अगर आपको संविधान को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा उसकी प्रस्तावना को। अगर जैसे होता है ना कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसके नेचर को पढ़ना पड़ता है, राइट, उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को, उसके स्वरूप को समझना होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको पॉलिटी के बारे में समझ डेवलप करनी है, अगर संविधान के बारे में समझ डेवलप करनी है, तो संविधान में सबसे पहले तो आपको उसकी प्रकृति यानी कि उसके स्वरूप पर बात करनी होगी, और उसकी प्रकृति क्या है यानी कि उसका नेचर क्या है, और वो नेचर हमें कहाँ पर मिलेगा, वो नेचर हमें बताएगी उस प्रस्तावना, राइट, प्रीएम्बल, ठीक है। तो संविधान का अगर हमें नेचर पता करना है तो प्रस्तावना पर ध्यान देना पड़ेगा, और यहीं से आज हम अपने इस बढ़िया से टॉपिक की शुरुआत करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ रुख करते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं बढ़िया तरीके से। और आप लोगों के, मेरी गारंटी ये रहेगी बच्चों कि अगर आप लोग धैर्य के साथ पढ़ते रहे मेरे साथ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर मैं आपको दूंगी ही, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करूंगी तो विद कॉन्सेप्ट ही करूंगी, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर फैक्ट भी एकदम याद करा दूंगी, ठीक है। और फैक्ट भी आपके साथ इस तरह से बात की जाएगी कि आप यहीं पढ़ें और यहीं पर याद कर लें, यहीं पर आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएं। आपको किसी और किताब, आपको किसी और पीडीएफ, आपको किसी और चैनल, आपको किसी और टीचर की जरूरत फील ना हो, राइट बच्चों। तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का एक बेहतरीन सा टॉपिक, प्रीएम्बल, राइट, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो चलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रीएम्बल में हम समझेंगे क्या क्या चीजें, ठीक है। जो प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना को बनाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है। अगर संविधान बना था तो प्रस्तावना की क्या जरूरत थी। तो देखिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि जैसे एक बुक होती है, किसी कोई भी किताब होती है, ठीक है, तो किताब का क्या होता है, किताब में अंदर क्या चीजें लिखी हैं, उसका एक बाहर जो होता है एक छोटा सा एक बनाया जाता है ना, सारांश जहां पर होता है, ठीक है, एक अनुक्रमणिका लिखी होती है, ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूँ उसको, ठीक है। तो वहां पर समझाया जाता है कि हमने इसके अंदर अंदर किन चीजों के बारे में बताया है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर है कि हम पूरे संविधान में आपको क्या बता रहे हैं, हमारे पूरे संविधान में क्या दिया गया है, उसका एक मोटा मोटा आइडिया हमें कहाँ से मिल जाता है, हमें हमारी प्रस्तावना से मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये है भारत का संविधान, और ये है भारत के संविधान की क्या उद्देशिका, ठीक है।
जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। और हम भारत के लोगों से ही इसकी शुरुआत क्यों हुई? तो ये भी आपको पता होगा क्यों? क्योंकि जब 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे, ठीक है, जब हम उपनिवेश रहे अंग्रेजों का, तब क्या हुआ? जब, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मैं करंट सिनेरियो में आपसे पूछूं कि आज आपको सर्वाधिक आवश्यकता किस चीज की है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, तो 99 पॉइंट बच्चे बोलेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत है एक बढ़िया सी जॉब की। ठीक है, एक जॉब होनी चाहिए जहां पर क्या हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यही हो गया बिल्कुल यहाँ पर क्या, कि जब हम 200 वर्षों से अधीन रहे, और उससे पहले क्या था, उससे पहले राजशाही थी, राजा शासन करते थे, तो कभी जनता को अपना शासन कर, खुद से शासन का संचालन करने का मौका ही नहीं मिला। तो सबसे पहले जब हमने अंग्रेजों से क्या हुआ, स्वाधीनता, ठीक है, जब हम पराधीन थे, जब पराधीन होने के बाद जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो सबसे पहले हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करता थे, यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि आज तक राजाओं ने पहले शासन किया, उसके बाद शासन किया अंग्रेजों ने, अब क्या होगा, हम भारत के लोग यानी कि जनता, जनता को संपूर्ण क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा, डेमोक्रेसी दी जाएगी, ताकि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा ही हो, जैसा कि अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। राइट बच्चों, अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी कि लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। ठीक है, तो ये जो हम भारत के लोग जो पॉइंट है, ये जो एक लाइन है, ये डिफाइन करती है इस बात को कि पहले हम पराधीन रहे थे अंग्रेजों के, उससे पहले हम राजशाही में थे, मतलब राजाओं का शासन था हमारे ऊपर। अब क्या है, स्वाधीनता के बाद यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बाद हम भारत के लोग अधिकार रखते हैं अपने राष्ट्र को चलाने की, का सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होगा, हम भारत के लोगों के पास होगा। बात क्लियर हो गई बच्चों? तो चलिए थोड़ी सी संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाली हूँ कि हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे किस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उठाया प्रस्तावना और उस आपको पढ़कर बता दिया कि ये चीजें, नहीं, इसको भी एक सिस्टमेटिक वे से आपको समझने की जरूरत है। राइट, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रस्तावना है क्या, व्हाट इज प्रियम्बल। राइट, प्रियम्बल है क्या, उसको समझने की जरूरत है ना। ये नहीं है ना कि ये नहीं कह सकते ना कि बस प्रस्तावना प्रस्तावना, प्रस्तावना है क्या, सबसे पहले तो यही समझना है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, तो वहां पर बताया जाता है, आपको सिखाया जाता है मेंस की आंसर राइटिंग करते टाइम, ये सिखाया जाता है कि क्वेश्चन को तोड़ना किस हिसाब से है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ने पूछा कुछ और आप उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की प्रस्तावना के किस प्रकृति की है ना, ये सारा इस टाइप से, अगर उसका स्वरूप कैसा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन बन गया, तो सबसे पहले तो आप सीधा ये तो लिखना शुरू नहीं कर देंगे कि भारत की प्रस्तावना की प्रकृति ऐसी है, स्वरूप ऐसा है, ये है वो है, ऐसे नहीं ना। सबसे पहले आप प्रस्तावना को डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल है क्या। उसके बाद 2-3 लाइनों में आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद आप मेन बॉडी में जाते हो, और मेन बॉडी में जाकर तब आप चीजों को, तब आप टू द पॉइंट बात करते हो कि जो भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है उस पर आपने बात की। राइट, तो वैसे ही सबसे पहले हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि प्रस्तावना है क्या, उसके बाद हमें क्या समझना है कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी है, यानी कि इसका स्वरूप कैसा है। राइट, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, मुख्य तत्व यानी कि उसका स्वरूप, यानी कि ठीक है, और स्वरूप के अंदर अगर मुख्य तत्वों की बात कर ली जाए, मुख्य तत्व क्या है, मतलब एलिमेंट्स क्या है। मान लीजिए आप, चलिए सुबह सुबह चाय पीते हैं, ठीक है, चाय का उदाहरण लेती हूँ। आप चाय पीते हैं तो चाय बनाने के लिए भी कुछ क्या होते हैं, एलिमेंट्स की जरूरत होती है कि नहीं होती है। ठीक है, कुछ तो तत्व चाहिए होंगे ना आपको, जैसे आपको पानी की जरूरत होगी,
ठीक है, आपको अदरक की जरूरत होगी, इलायची डालते हो तो इलायची की जरूरत होगी, राइट, चीनी की, दूध की जरूरत तो आपको पड़ेगी, ठीक है। तो यही क्या होते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के मुख्य तत्व क्या है वो उस पर बात करेंगे, और वो तत्व क्या क्या है जरा ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, संविधान का स्रोत, ठीक है। सबसे पहले तत्वों में हम क्या जानेंगे कि संविधान का स्रोत क्या है, मतलब संविधान में अधिकार देने का स्रोत क्या है, स्रोत किसे स्रोत बनाया गया है? तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया, क्या संविधान का स्रोत किसे बनाया गया है, मैंने आपको बताया संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, राइट। क्या है स्रोत, याद रखेंगे आप लोग, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। यूपीएससी के यूपीएससी के अगर प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे या यूपीपीएससी के प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे, इस तरह से क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। फैक्ट भी यहाँ पर आपके क्लियर होंगे और उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कराऊंगी मैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर स्रोत पूछा जाए कि प्रस्तावना का स्रोत क्या है, आपका सीधा सा आंसर होगा कि हम भारत के लोग अर्थात जनता, राइट। हम भारत के लोग अर्थात क्या, जनता, ठीक है। जनता में निहित है क्या, संविधान, जनता क्या है, संविधान का स्रोत है, राइट। संविधान का स्रोत क्या है, जनता, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम स्वरूप की बात करेंगे। और स्वरूप कैसा है, स्वरूप कुछ वर्ड्स डिफाइन करते हैं जो क्या है हमारी प्रस्तावना में पहली लाइन में ही जोड़े गए हैं, ठीक है। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये क्या डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं प्रस्तावना का स्वरूप। क्या, ध्यान देंगे, कौन से पांच शब्द हैं वो डिफाइन करते हैं प्रस्तावना के स्वरूप को, तो जानेंगे कौन से 5 तत्व हैं, मैंने आपको बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, राइट। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले एक बार सारी चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद मैं इन सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताऊंगी उन सबके अर्थ को भी समझाऊंगी, उसका बेसिक मीनिंग है क्या। क्योंकि आपको क्या है, एक समझ भी प्रॉपर होनी चाहिए कि अगर हम सेक्युलर बोल रहे हैं तो सेक्युलर का मतलब क्या है, अगर हम सोशलिस्ट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, अगर हम सोवरेन कह रहे हैं तो सोवरेन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, राइट। तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा। पहली बात है, भारत क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है स्वरूप का, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है। क्या कहता है कि भारत क्या है, समाजवादी विचारधारा का है, राइट। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। भाई बहुत ध्यान से इन चीजों को समझते हुए चलेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीनिंग्स आपसे पूछता है, उसका अर्थ पूछता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और क्या, लास्ट वर्ड क्या हमारा आता है, गणराज्य, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी होगी आगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का स्वरूप क्या है, स्रोत मैंने आपको बता दिया, स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत है भारत के लोग यानी कि जनता, ठीक है। और अगर आपसे स्वरूप की बात की जाए तो स्वरूप में आप क्या बताएंगे कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। भारत क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, और गणराज्य है यानी कि रिपब्लिक है, ठीक है। अभी आने वाले थोड़ी देर में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स, इन सारे शब्दों का मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं, थर्ड तत्व क्या है हमारा, पहला हमने बता दिया स्रोत, सेकंड हमने बात कर ली स्वरूप की, और थर्ड हम बात करेंगे उद्देश्य की, राइट।
कि इसका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य हमें कहाँ से डिफाइन होता है, उद्देश्य अगर हम प्रस्तावना में और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रस्तावना का उद्देश्य पता चलता है। ठीक है, क्या है उद्देश्य, कि हम भारत के लोग भारत की जनता को, ठीक है, ये वाले पॉइंट छोड़कर आगे बढ़ते हैं, भारत की जनता को क्या देने वाले हैं, न्याय की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, भारत की जनता के लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, और वो न्याय कैसा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें होंगी, और वही सब हम आगे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, आगे के सेगमेंट पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने आपको बताया प्रमुख शब्द क्या क्या है, मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया अभी। क्या पहला शब्द, पहला पॉइंट क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हम भारत के लोग क्यों लिया गया। सेकंड क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, फिर क्या किया गया है भाई, न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और किस तरह का न्याय दिया गया है ये मैंने आपको बता दिया, सामाजिक, राइट, किस प्रकार के न्याय न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राइट। तो इस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर न्याय की व्यवस्था की गई है, न्याय के साथ साथ और किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है, न्याय के साथ साथ ध्यान दिया गया समता पर। ठीक है, समता के बारे में आपको पता ही होगा, समता को हम कहाँ पर डिफाइन किया गया है, यानी कि अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, समता को कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, अगर हम बात करें भाग कौन सा है भाई, भाग है हमारा 3। ठीक है, फैक्ट पर भी ध्यान देते रहना। ठीक है, आपसे पूछेगा न्याय किस किस प्रकार का दिया गया है, आपको याद रहना चाहिए, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, पहला पॉइंट आपका क्वेश्चन का निकला। ठीक है, क्या निकला, मैंने यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की बात की है। यहीं से क्या होगा, आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है, आयोग क्वेश्चन करता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो न्याय की व्यवस्था की गई है उनमें कौन सा न्याय शामिल नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर वैसे तो आप कहोगे कि प्रस्तावना तो मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन आया तो आपका गलत हो गया। और वो गलत क्यों होता है भाई, वो गलत इसीलिए होता है कि आप एक एक वर्ड पर ध्यान देते ही नहीं हो, है ना। आप क्या करते हो, बस ठीक है पढ़ लिया, हो गया, चीजें निपटा ली, पढ़ उसको देख लिया कि हाँ ये प्रस्तावना में ऐसी ऐसी बात कही गई है, बस उस पर क्या है एक एक पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, यहीं पर क्या होती है आपसे मिस्टेक हो जाती है, राइट। तो क्या करना है, धार्मिक न्याय की मैंने आपको बताया, न्याय बता दिया। अब यहाँ पर आप चाहे तो इम्पोर्टेंट करके लिख भी सकते हो कि यहाँ पर क्या है, धार्मिक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, क्या नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, आप इसे अलग से नोट करेंगे। ठीक है, नहीं पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, राइट। अब अगर बात करें समता की, तो मैंने आपको बताया समता का उल्लेख कहाँ पर हमें मिलता है संविधान में, प्रस्तावना में तो समानता की बात की ही गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में समता की बात कहाँ कहाँ पर की गई है, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में तो समता की बात की ही गई है, और कहाँ पर भी समता की बात की गई है, और बात की गई है भाग 3 में। और भाग 3 क्या कहता है, भाग 3 कहता है मौलिक अधिकारों के बारे में, राइट। भाग 3 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। ठीक है बच्चों, भाग 3 किसके बारे में बात करता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। और समता का जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, अगर हम विधि के समक्ष समता, अगर हम समता की बात करें, समता का जो मौलिक अधिकार है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, आर्टिकल
14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 कहता है क्या, अस्पृश्यता का अंत। और अगर आर्टिकल 18 की बात की जाए तो आर्टिकल 18 कहता है यानी कि 18 कहता है क्या, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए पड़ी उपाधियों का अंत करने की जरूरत क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज क्या है जो जिन कुछ लोगों को क्या करते थे, उपाधियां प्रदान करते थे, उससे क्या होता था, लोगों के अंदर भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन मिलता था। कुछ जिन लोगों को क्या होता था, ये उपाधियां प्राप्त होती थी, वो लोग अपने आप को उच्च वर्ग समझते थे, और जिन्हें उपाधियां नहीं दी जाती थी वो लोग निम्न वर्ग समझते, ठीक है। होता है ना, एक ईगो क्लैश होता है, उसी का तोड़ निकाला गया क्या, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अभी आगे हम बात करेंगे कि इन सब शब्दों के अर्थ क्या हैं, इन सब के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, ठीक है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता के बारे में भी आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है भाई, प्रस्तावना में तो स्वतंत्रता का वर्णन आपको मिल ही रहा है। प्रस्तावना के साथ साथ कहाँ पर भी स्वतंत्रता की बात की गई है, भाग कौन सा हो गया, भाग हो गया 3, है ना। भाग 3 में ही क्या होता है भाई, मौलिक अधिकार, ठीक है। ध्यान रखना है आपको सारी चीजें। हमारे पास बेसिक फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कितने हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल 6 राइट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें समता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और भी आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। अभी जिस पर बात कर रहे हैं अभी उसको कवर करते हैं पहले, राइट। तो भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 25 से लेकर, है ना, आर्टिकल 25 से 28, यानी कि आर्टिकल 25 टू 28 में किस चीज का वर्णन किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है वो सारी बातें अभी हम करेंगे आपसे, ठीक है। बंधुत्व, पहले तो क्या है, हम क्या समझ रहे हैं, हम प्रमुख शब्द देख रहे हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से प्रमुख शब्दों का यूज किया गया है, राइट। तो बंधुत्व, बंधुत्व की भावना यानी कि आपसी भाईचारे की भावना भी हमें बनाकर रखनी है, जिससे क्या हो, राष्ट्र एक बना रहे, ठीक है, राष्ट्र कभी टूटे ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंधुत्व जो है वो कहाँ कहाँ पर बंधुत्व के बारे में बात की गई है, तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में तो बंधुत्व की बात की ही गई है, इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, हमारी मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य क्या, आर्टिकल 51A, ठीक है। भाग कौन सा हो गया भाई, भाग 4 का, ठीक है। भाग भाग जो हो गया 4A हो गया, यानी कि 4 का हो गया, और आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 51A हो गया, राइट। आर्टिकल 51A, यहाँ पर किस चीज को डिफाइन किया गया, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में बंधुत्व की बात की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्र की एकता की बात देखते हैं। राष्ट्र की एकता, भाई राष्ट्र की एकता बनाए रखना भी भाई हमारा मौलिक कर्तव्य ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी कहाँ पर आता है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ही आता है, ठीक है। राष्ट्र को एक बना के रखना है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का हमें आर्टिकल 1 में भी डेफिनेशन मिल जाता है। क्या आर्टिकल 1 कहता है, क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यूनियन, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो संघ का मतलब क्या हो गया, उन्होंने पहले ही बता दिया, आर्टिकल 1 में ही ये डिस्क्राइब कर दिया गया कि भारत में राज्य क्या है, शामिल तो हो सकते हैं, ठीक है, कोई राज्य शामिल तो हो सकता है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से
भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जो कि किसका प्रमाण है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रमाण है, राइट। एक पॉइंट और यहाँ पर निकल कर आता है कि जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, किसका प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी किस चीज का प्रमाण है, एकल नागरिकता भी भारत को की एकता और अखंडता का प्रमाण है, ठीक है। भारतीयों को क्या प्राप्त होती है, एक नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह क्या कर दिया गया, राज्यों की अलग नागरिकता मिलेगी और देश की अलग नागरिकता, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आर्टिकल 1 में सीधे सीधे बोल दिया गया कि भाई राज्यों का एक, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारतीय राज्यों में राज्य शामिल, भारत में राज्य शामिल तो हो सकते हैं, परंतु वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, राइट। तो और एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, एकल नागरिकता से भी हमें भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक जरिया प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। और क्या बोला गया है भाई, कहा गया है कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, अपना एक व्यक्तित्व होता है और उसका व्यक्तित्व क्या होता है, पवित्र होता है, राइट। पवित्र व्यक्तित्व शब्द यूज किया गया है बच्चों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। के एम मुंशी जी ने बोला है कि भारत में जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पवित्र व्यक्तित्व होता है, राइट बच्चों। तो इस चीज पर ध्यान दिया गया है। किसी भी व्यक्ति की गरिमा को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते, खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं किया जा सकता है, ये भी हमें अधिकार दिया गया है हमारी प्रस्तावना में। तो आप अभी तक ये समझ पा रहे होंगे कि जो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो लोग कितने इंटेलेक्चुअल थे, कितनी सारी चीजों को उन्होंने निचोड़ बनाकर यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है, ताकि भारतीय नागरिकों को प्रत्येक चीज प्राप्त हो जो जिसका अभाव आज तक हमने, जब हम उपनिवेश रहे या फिर जब हम इन लोगों के राजशाही में रहे, तो हम लोग किस किस अभाव में रहे, उन सभी अभावों को दूर करने की कोशिश की गई संविधान निर्माताओं के द्वारा। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि अगर प्रस्तावना है तो क्या प्रस्तावना संशोधनीय है, क्या उसमें संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इससे भी संबंधित कुछ वाद हैं, उनके बारे में भी बात करूंगी। जैसे कि अगर हम बात करें 1960 का बेरूबारी संघ मामला, राइट, वहां पर क्या क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बेरूबारी संघ केस जो था 1960 का, उसमें सिंपल सी ये बात कही गई कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि अगर प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता तो उसका कुछ तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा कि क्यों नहीं किया जा सकता। तो रीजन उन्होंने ये दिया कि क्योंकि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग ही नहीं है, इसी वजह से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बात क्लियर होगी। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये वर्डिक्ट जारी किया गया कि क्योंकि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसी वजह से इसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हो गया हमारा बेरूबारी संघ केस, ठीक है। उसके बाद आता है 1973 का 1973 का मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, राइट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में 1973 में ये बात कही गई, उसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर उस पहले कहा था कि नहीं किया जा सकता, अब कह रहे हैं किया जा सकता है, तो क्यों? क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, इसी वजह से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए प्रस्तावना संशोधनीय या परिवर्तनीय भी है, राइट। लेकिन यहाँ पर शर्त एक रखी गई कि आप परिवर्तन तो कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि बेसिक जो मूल ढांचा है,
ठीक है, मूल जो ढांचा है, जो मूल प्रकृति है संविधान की प्रस्तावना की, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचे में यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते। आप उसमें कोई चीज जोड़ तो सकते हैं, बट आप उससे कोई चीज घटा नहीं सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट की कहा गया, तो वो उनके मामले में भी हम बात करेंगे। तो प्रस्तावना परिवर्तनीय या संशोधनीय है या नहीं, ये भी बात हम अभी आगे चलकर करेंगे। मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया, अभी थोड़ी देर में कुछ चीजें और डिफाइन करूंगी। आप क्या है, पॉइंट कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप अपने फैक्ट को भी अलग से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मैं आपको बताती रहूंगी कि कहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और कहाँ से फैक्ट हमें निचोड़ कर अपने लिए यूज करने हैं, राइट। तो मैंने आपको बता दिया भाई, मैंने आपको वाद भी बता दिया। मैंने आपसे बताया बेरुवारी संघ केश 1960 और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मैच करने को आ जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है बेरुवारी संघ केश कब का था भाई, आपको पता होना चाहिए 1960 का था। पूछा जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था, आपको याद होना चाहिए 1973 में आया था। किससे रिलेटेड था, आपको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये बात कही गई। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। बस एक शर्त रखी गई कि आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गई वहां तक बातें कि क्या क्या चीजें हम प्रियम्बल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। मैंने आपसे पहले ही बात की कि प्रियम्बल क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रियम्बल है क्या भाई। प्रियम्बल क्या है भाई, प्रस्तावना जो है वो संविधान की एक भूमिका है, ठीक है। अगर हम कह सकते हैं, जैसे होता है ना, एक कवर पेज है, एक ऐसा पेज है जो पूरा हमें बुक के अंदर क्या चीजें हैं वो हमें पहले ही फ्रंट पेज पे बता रही है, यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि एक भूमिका है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, एक भूमिका है जो क्या बता रही है, प्रस्तावना के स्रोत, स्वरूप, उसके उद्देश्यों के बारे में वर्णन करती है, ठीक है। क्या करती है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की क्या है, भूमिका है, जिसमें संविधान के क्या मिलते हैं, संविधान के आदर्श, उद्देश्य और स्वरूपों का वर्णन मिलता है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना है क्या, आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए, प्रस्तावना संविधान की वो भूमिका है जिसमें हमें उसके आदर्शों, उसके उद्देश्यों और उसके स्वरूप के बारे में यानी कि नेचर के बारे में वर्णन मिलता है। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए जरा। अब बात करते हैं कि अगर प्रस्तावना आई तो प्रस्तावना को कहाँ से लाया गया है ना, कब प्रस्ताव रखा गया, कैसे बनी, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता होगा क्या, 13 दिसंबर, ठीक है, 13th ऑफ दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा गया, आगे चलकर प्रस्तावना का नाम दिया गया। इसीलिए वर्तमान सिनेरियो में प्रस्तावना को कई बार उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना आई कहां से, तो आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि 13th ऑफ दिसंबर 1946 में क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को वर्तमान या करंट सिनेरियो में उद्देशिका के नाम से जाना गया। यही क्या है, आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई। बात क्लियर हो गई, याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, राइट। क्या किया गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका, राइट,
क्या कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई। अब फैक्ट की बात कर ली, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, फैक्ट कहाँ से निकलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, राइट। क्वेश्चन पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहां से आपसे निकलेगा कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो वो कब प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 में क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, राइट। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, थर्ड क्वेश्चन यहां से निकलता है, आपसे कहेगा कि प्रस्तावना को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे देगा, आपको ये भी याद रखना है कि प्रस्तावना को ही उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो प्रस्तावना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना स्रोत कहाँ से, मतलब प्रस्तावना लेने का विचार कि हमें भी क्या है, अपने पूरे संविधान का निर्माण कर रहे हैं तो संविधान को एक प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया जाए, तो वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, हमने लिया अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है, अमेरिकी संविधान, राइट। अमेरिकी संविधान से हमने प्रस्तावना ली है। बट अगर आपसे पूछा, अच्छा अमेरिकी संविधान के बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक पॉइंट क्या, कि यही क्या है, प्रथम लिखित संविधान भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश है, किस देश ने क्या है प्रथम लिखित संविधान का निर्माण किया, ठीक है, प्रथम लिखित संविधान जब आपसे पूछा जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान। क्या है भाई, प्रथम लिखित संविधान है, राइट। अमेरिकी संविधान ही प्रथम लिखित संविधान है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, आपका राइट आंसर हो गया अमेरिकी संविधान। ठीक है, प्रथम लिखित संविधान। अगर आपसे यही पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तब आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम लिखित संविधान है किसका, अमेरिका का। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आपको हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है, राइट। अब आपसे बात की जाती है कि लिया तो गया अमेरिकी संविधान से, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए कि स्रोत तो है अमेरिकी संविधान, लेकिन अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ठीक है, एक भाषा होती है ना, अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंटेशन की एक भाषा होती है ना, तो वो भाषा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना, अगर आपसे स्रोत पूछा जाए कि प्रस्तावना लिया कहां से गया है, तो आपको याद रखना है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, राइट बच्चों। प्रस्तावना कहां से ली गई है, अमेरिकी संविधान से ली गई है। बट अगर यही आपसे पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बात क्लियर हो गई, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं बढ़ जाती हूँ आगे। चलिए, अब देखिए जरा, अब तक अगर आपसे बात की जाए कि प्रस्तावना में क्या, जैसे हमने लास्ट में बोला था कि क्या प्रस्तावना संशोधनी है, तो जैसे ही 1974 में पता चला कि हाँ प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सबसे पहले क्या कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन लेकर आया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया भाई, 1976 में। ठीक है, 1976 में क्या आया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, कब आया, 1976 में आया। यही क्या है, प्रस्तावना में एकमात्र जो संशोधन अब तक किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है, अब तक
सिंपल सा ये लिख लीजिए, प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, मात्र एक बार संशोधन किया गया है। और वो एक बार कौन सा था भाई? जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसलिए किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन शर्त बस ये रखी गई कि उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। राइट, तो यहाँ पर बता दिया गया। उसके बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा क्या किया गया? इंदिरा गांधी की सरकार तत्कालीन समय में थी, उन्होंने क्या किया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 नए शब्दों को ऐड किया संविधान की प्रस्तावना में। राइट, वो कौन से 3 नए शब्द थे? समाजवादी। ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 3 शब्द शामिल किए गए, या फिर बोलेगा कौन सा शब्द शामिल नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बस अगर आपको ये पता है कि कौन से शब्द शामिल थे तो क्वेश्चन चाहे कितनी भी प्रकार से घुमाकर पूछे, आप उसका आंसर कर ही दोगे। राइट, तो क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और क्या है? एक अखंडता। ठीक है, इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है। समाजवादी क्या है? एक विचारधारा है। ठीक है, समाजवादी क्या है? एक विचारधारा है, और ये विचारधारा थी किसकी? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, समाजवादी विचारधारा किसकी थी? कार्ल मार्क्स की। लेकिन यहाँ पर कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा को नहीं अपनाया गया है। कार्ल मार्क्स की जो समाजवादी विचारधारा थी वो वर्ग संघर्ष पर आधारित थी। ठीक है, एक बुर्जुआ वर्ग था और एक सर्वहारा वर्ग था। ठीक है, उसमें क्या होता है? कमजोर और बड़े लोगों के बीच में वर्ग संघर्ष की बात की गई है। लेकिन जो हमारे यहाँ समाजवाद को अपनाया गया है, हमारे यहाँ समाजवाद को इस प्रकार से अपनाया गया है कि सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, सभी के लिए समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, और इसी प्रकार से समाजवाद की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। राइट, 1991 में 1991 में हमने एलपीजी को अपनाया है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, है ना, इन चीजों को अपनाया गया। ठीक है, ये पॉइंट अपनाया गया। उसके द्वारा क्या किया गया? जब हमने उदारीकरण, निजीकरण, नोट डाउन कर लेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया, उससे क्या हुआ? जो समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको और लचीलापन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एलपीजी के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस विचारधारा के साथ साथ क्या हुआ? सेक्युलरिज्म को, यानी कि सेक्युलरिज्म नहीं, सोशलिस्ट जो विचारधारा थी, समाजवाद की जो विचारधारा थी, उसको और भी ज्यादा लचीलापन प्राप्त हुआ। राइट, एक पॉइंट और याद रखना है, क्या? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। अगर हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो वो क्या होता है? थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है। अगर हम पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, यानी कि सेक्युलर की बात करते हैं, तो सेक्युलर क्या है? थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, किसी भी धर्म को हमारे देश द्वारा नहीं अडॉप्ट किया गया है। हमारे यहाँ एक विचारधारा अपनाई गई कि हमारे लिए सभी धर्म समान है, और सरकार क्या है? सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। संरक्षण नहीं कह सकते, समानता प्रदान करेगी, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, भारत का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा, किसी भी राज्य का अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान क्या है? समानता प्रदान की जाएगी। ये बात कही गई है पंथ निरपेक्षता में। बात क्लियर हो गई। अखंडता,
मैंने आपको बता ही दिया कि भारत को क्या करना है, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित बनाए रखना है। और अखंडता की जरूरत का निपटारा कहाँ से किया गया भाई, प्रस्तावना में इस अखंडता शब्द को जोड़कर किया गया। और ये हमारे डीपीएसपी में भी हमें मिलता है, ठीक है। और हमें इस फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अखंडता शब्द की को यूज किया गया है कि भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर करते हैं बात किसकी, प्रस्तावना के प्रमुख तत्वों की। मैं आपको पहले ही बता चुकी, समझा चुकी सारी चीजें। स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं, अर्थात अर्थात क्या है, हम भारत के लोग अर्थात जनता, ठीक है। स्रोत क्या है, स्रोत है जनता। अगर आपसे स्वरूप की बात की जाए, मैंने आपको बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये है। और क्या भाई, अगर आपसे उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य में सबसे पहले क्या दिया गया, हमें न्याय की व्यवस्था दी गई, ठीक है। न्याय कितने प्रकार से दिया गया, मैंने आपको बता ही दिया। न्याय की व्यवस्था, पहला तो सामाजिक न्याय दिया गया, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई, ठीक है, आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई, और कौन से न्याय की व्यवस्था की गई, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं क्या बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता में भाई किस किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई, तो आपको याद रखना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी आपको याद रखनी है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, ठीक है। कहाँ पर वर्णन मिलता है आपको, मैंने आपको बता दिया था, आर्टिकल 25 टू 28 में स्वतंत्रता के अधिकार का हमें वर्णन मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ जाते, यहाँ पर बात की गई है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है, ठीक है। अवसर की समानता मैंने आपको बताया, कौन सा आर्टिकल था भाई, अवसर की समानता कौन सा आर्टिकल था, मैंने आपको बता दिया था, आर्टिकल था 20, आर्टिकल 16, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। और अवसर की समानता एक जगह और आपको मिलती है, कहाँ पर, आर्टिकल 39 में, ठीक है। जो किसका पार्ट है भाई, आर्टिकल 39 जो है किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, राइट, डीपीएसपी का पार्ट है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि महिला हो या पुरुष, उनको जीवन यापन के लिए क्या होगा, एक जीविकोपार्जन का जीवन यापन के लिए एक साधन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे क्या बताया गया है, महिला या पुरुष, महिला या पुरुष दोनों को जीवन यापन के पर्याप्त साधन, ठीक है बच्चों, जीवन यापन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और एक बात क्या की कही गई है, और एक और बात की गई है, यहाँ पर क्या बात की गई है ये भी आपको याद रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन, राइट, समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बात क्लियर हो गई। व्यक्ति की गरिमा, मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा का हनन नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि भाई कोर्ट में अपील कर देते हैं, मानहानि का दावा कर देते हैं ना। ये मुंशी द्वारा साफ साफ शब्दों में ये बात कही गई है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पवित्र व्यक्तित्व होता है, हम उसके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उसकी गरिमा का हनन नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात मैंने आपको बता दी, बंधुता के बारे में भी मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनीय है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखना है भाई, प्रस्तावना में संशोधन, अगर मैं पूछूं आपसे कि संशोधन जो है वो कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत, तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपके फैक्ट निकलते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत, यानी कि अगर किसी भी संविधान में संशोधन भी करना है तो कौन से आर्टिकल को यूज करके संशोधन किया जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 368 के तहत क्या होगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
प्रस्तावना में या फिर संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं, बात आती है प्रस्तावना में क्या हुआ। पहले कहा गया एक वाद हुआ, कौन सा, बेरूबारी संघ केस, कब, 1960 में, ठीक है। संशोधनी नहीं है कब कहा गया, ध्यान रखना है आपको, प्रस्तावना संशोधनी नहीं है ये बात कब कही गई, ये कहा गया बेरूबारी संघ केस कब हुआ था भाई, 1960 में हुआ था, ठीक है, 1960 में हुआ था बेरूबारी संघ केस। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संशोधनी नहीं है। ध्यान रखना है आपको, बेरूबारी संघ केस कब हुआ, 1960 में हुआ। क्या कहा गया कि प्रस्तावना संशोधनी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। बात क्लियर हो रही है, प्रस्तावना को क्या कहा गया, संविधान का अंग नहीं माना गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ये माना गया, इसलिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, कब कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, 1960 में कहा गया नहीं किया जा सकता है, और 1973 जब 1973 का मामला आया, कौन सा मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय ने वर्डिक्ट दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संशोधनी है, परंतु क्या होगा, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टार बना लेंगे। क्या होगा भाई, आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मूल ढांचे में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब बात की जाए, अच्छा ये तो सारी बातें बता दी मैंने, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, प्रस्तावना में जहां से कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, जरा इनको भी देख लेंगे। कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया, कहां से लिए गए वो शब्द, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का क्या है आदर्श लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श अगर पूछा जाए, लिया कहां से गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा 1789, ठीक है, टू 99 के बीच चली थी कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। बात क्लियर हो रही है, कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति से कौन सा नारा लिया गया, एक नारा बहुत फेमस हुआ, कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, राइट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, आपको याद रखना है। 1789, 1789 से 99 के बीच में एक क्रांति हुई थी फ्रांस में, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। वहां से क्या लिया गया, जो हमारे प्रस्तावना में शब्द यूज किए गए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व मतलब भाईचारा, समानता मतलब सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, स्वतंत्रता मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता से है। बात क्लियर हो गई, तो ये कहां से दिया गया, फ्रांस की क्रांति से दिया गया, बात क्लियर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्या ध्यान देना है आपको, अगर आपसे पूछा जाए रूस की क्रांति से क्या लिया गया भाई, रूस की क्रांति कब हुई, यहां से क्या लिया गया, तो आपको याद रखना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपको एक पॉइंट याद रखना है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था, कौन कौन से प्रकार के न्याय की व्यवस्था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात को बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, मैं यहाँ धार्मिक न्याय नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर धार्मिक न्याय की बात नहीं हो रही है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि धार्मिक न्याय नहीं है। आप कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, और वो 3 प्रकार के न्याय कौन सा है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय, ठीक है।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है भाई रूस की क्रांति। और ये रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, राइट। 1917 में रूस की क्रांति से समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई, जो कि हमारे संविधान में भी वर्णित है। बात क्लियर हो गई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व लिए गए वो कहाँ से लिए गए, आपको याद रखना है, रूस की क्रांति से लिए गए। कहाँ, कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोग अपना क्या है फैक्ट भी नोट डाउन करते चलना। मैं बताती जा रही हूँ कि फैक्ट कहाँ से उठाने हैं आपको। बात क्लियर है। देखिए, धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर राज्यों को क्या कहा गया है, 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। मतलब राज्य जो है धर्म को किस प्रकार से बांटते हैं। कुछ राज्य होते हैं उनका कुछ अपना विशेष धर्म होता है, कुछ राज्य होते हैं जो धर्म को मानते ही नहीं है, है ना। तो धर्म के आधार पर जो व्यवहार है राज्यों का, उस प्रकार से राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, राइट। 3 प्रकार से बांटा गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कौन से 3 प्रकार हैं भाई, ये देखना है आपको। कौन से है, नास्तिक है, सैद्धांतिक है, और कौन सा है भाई, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। यहाँ आ जाइए। राज्य के हैं धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर, धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर, धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर राज्य को 3 भागों में बांटा गया। कैसे कैसे, एक एक होता है नास्तिक राज्य, ठीक है, नास्तिक राज्य। दूसरा कैसा होता है, सैद्धांतिक राज्य, राइट, दूसरा होता है सैद्धांतिक राज्य। और तीसरे प्रकार का राज्य कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है, जैसा कि हम हैं, राइट। नास्तिक राज्य कैसे होते हैं, जो सभी धर्मों का विरोध करते हैं, किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है, ये क्या कहलाते हैं, नास्तिक कहलाते हैं, ठीक है। नास्तिक राज्य अगर आपसे पूछा जाए कौन से होते हैं, आपको याद रखना है, जो किसी भी विशेष धर्म को, यानी कि किसी भी धर्म को मानते ही नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, नास्तिक राज्य कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछा जाए सैद्धांतिक राज्य कौन से होते हैं, आपको याद रखना है, जिन देशों का अपना एक विशेष धर्म होता है, ठीक है। जैसे आप श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है, इनका अपना एक विशेष धर्म है ना। पाकिस्तान में मुस्लिम, वो अपना विशेष धर्म मानते हैं मुस्लिम, ठीक है। तो जिनका अपना एक विशेष धर्म होता है, वो राज्य क्या कहलाते हैं, सैद्धांतिक राज्य कहलाते हैं। वो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, तो वो सैद्धांतिक राज्य कहलाते हैं, ठीक है। और सैद्धांतिक राज्यों में कौन आ गया भाई, एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। और कौन कौन से हो गए भाई, यही सारे एग्जाम्पल आप सेट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपसे तीसरे प्रकार की बात की जाए तो धर्मनिरपेक्ष, जैसा कि क्या है भारत हमारा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे मतलब उस राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होता, यहाँ पर सभी को समान संरक्षण, सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। और धर्म के आधार पर किसी भी जाति, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। बात क्लियर हो गई। बात क्लियर हो गई आपको। क्या है भाई, धर्म के मामले में तटस्थ होते हैं, अर्थात कोई विशेष धर्म नहीं होता, जैसा कि क्या है भाई हमारा भारत है, ठीक है। इसीलिए भारत को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो भारत क्या है, सेक्युलर राष्ट्र है, ठीक है, सेक्युलर राष्ट्र है भारत, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 प्रकार के राज्य होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, धर्म को धर्म के आधार पर, ठीक है, धर्म के प्रति व्यवहार उन राज्यों का कैसा होता है उसके आधार पर बांटते हैं। एक होता है नास्तिक, एक होता है सैद्धांतिक, और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ तक जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं, क्या आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं या नहीं हो गई है, इतना आप बता दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं देन। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें कही हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानना है, क्योंकि फैक्ट की बात हो रही है, तो फैक्ट भाई यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं भाई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व करके देखिए, ठीक है। PYQs उठाइए, किस किस के उठा लीजिए, UPSC का उठा लीजिए,
यूपीपीएससी, है ना, यूपीपीएससी में बात कर लीजिए, पीसीएस की, ठीक है, आरओ की बात कर लीजिए, या फिर अदर कोई भी एग्जाम जो भी आप देते हो, ठीक है, आप वहां पर उठा कर देखिए, प्री वाई क्यूज पी वाई क्यूज उठा कर देखिए, वहां पर आप लोग पाएंगे कि ये जो कुछ कथन होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने अगर कुछ बातें कही हैं उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बता देती हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रियम्बल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान देना है आपको, कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार बनता है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, ठीक है, परिचय पत्र किसने कहा है, तो आपको याद रखना है N.A. पालकी वाला, ठीक है, सीधे सीधे नोट डाउन कर लीजिए, N.A. पालकी वाला। N.A. पालकी वाला जो है, N.A. पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसे, प्रस्तावना को, राइट। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्या है भाई, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और न्यायविद थे, ठीक है, N.A. पालकी वाला, इन्होंने क्या कहा, संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र का दर्जा दिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स आपको याद रखना है, सीधा सीधा परिचय पत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा, आपको याद रखना है परिचय पत्र कहा N.A. पालकी वाला ने, ठीक है। परिचय पत्र, पा से परिचय, पा से पालकी वाला, राइट, पा से परिचय, पा से पालकी वाला, राइट। इतना ही याद रखना है। कुछ ऐसे ही कुछ कोड वगैरह बना लिया करो जिससे क्या है माइंड में चीजें सेट हो जाए करे, राइट। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना हमारे मतलब, अरे भाई, जब हम 200 वर्षों से जब हम अधीन थे अंग्रेजों के, तो क्या है, सपने देख रहे थे ना कि हम एक दिन स्वाधीन हो जाएंगे, है ना, हमारा अपना अधिकार होगा। तो ये दीर्घकालिक यानी कि बहुत दूर, बहुत दीर्घ काल से, मतलब लंबे समय से जो सपने देखे जा रहे थे, उसका क्या है, एक दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ये कथन किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसने प्रस्तुत किया, तो आपको याद रखना है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। बात क्लियर हो गई। प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। इनके नाम के सामने ही लिख लो, दीर्घकालिक सपनों का विचार, राइट। दीर्घकालिक सपनों का विचार। परिचय पत्र किसने कहा, परिचय पत्र, पा से परिचय, पा से पालकी वाला, ठीक है, पा से परिचय पत्र, पा से पालकी वाला, इन्होंने परिचय पत्र कहा। कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, क्या कहा, प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार का। बात क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है, जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। ये किसने कहा, अगर आपसे जन्म कुंडली के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है के.एम. मुंशी, ठीक है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बताया, जन्म कुंडली बताया। की पॉइंट्स को बस नोट डाउन कर लिया करो बच्चों, की पॉइंट्स पर ही आपको ध्यान देना है। जन्म कुंडली किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। का से कुंडली, का से के.एम. मुंशी, ठीक है, का से कुंडली, का से के.एम. मुंशी, ठीक है, इस तरह याद रखोगे। दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। पा से परिचय पत्र, पा से पालकी वाला, तो ये हो जाएगा आपका। परिचय पत्र किसने कहा, पालकी वाला ने कहा। दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। और अगर आपसे पूछा जाए जन्म कुंडली किसने कहा, तो आपको याद रखना है कि के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया। एक पॉइंट और याद रखना है आपको, एक और थे भाई, कौन थे, क्या नाम था उनका, दुर्ग एक और थे,
चलिए, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी उनका नाम, ठीक है? वो उनके बारे में और बात करनी होगी आपको। हम्म, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जरा ध्यान दिलाइए आप लोग, मुझे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? वेट अ मिनट। हाँ जी, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है? ठाकुर दास भार्गव, राइट? ठाकुर दास ठाकुर दास भार्गव जी जो थे, इन्होंने क्या कहा है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संविधान की आत्मा का है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है। आपको पता होगा जो आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया है, राइट? और यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना के बारे में अगर पूछा जाए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कथन अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा है, तो आपको याद रखना है ठाकुर दास भार्गव जी द्वारा कहा गया है। बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ तक तो सारे पॉइंट क्लियर हो ही गए होंगे। अब मैं आप आ जाती हूँ बैक। अब मैं आपको जो हमने शब्द प्रयोग किए हैं, अब उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, राइट? मैंने आपको बताया, अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्ड तो हुआ ही होगा आपका, साथ के साथ आपको फैक्ट भी, मैंने प्रस्तावना से बनने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको कर दिए हैं अच्छे से डिस्क्राइब, राइट? तो पॉइंट टू पॉइंट आप अपने नोट्स भी डेवलप करते जाएंगे, अपने नोट्स हैंड राइटिंग में अपने नोट्स कंपाइल करते रहिए। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट? कॉन्सेप्ट तो आप लेक्चर सुनकर बिल्ड कर सकते हो, एनसीईआरटीज पढ़कर बिल्ड कर सकते हो, बट जो फैक्ट होता है, फैक्ट चुनिंदा होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, वो फैक्ट चुन चुन कर आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। आप लोग अपने क्लास के नोट्स बराबर बनाते रहना, जिससे आपका एक मोटा मोटा आइडिया डेवलप होता रहे, ठीक है? अब जरा यहाँ पर थोड़े इन शब्दों पर भी एक थोड़ी सी बात कर ली जाएगी। चलिए एक बार यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार प्रस्तावना भी देख लेते हैं हम लोग, है ना? प्रस्तावना को भी देखना जरूरी है, ठीक है? चलिए, ध्यान देंगे, क्या कह रहे हैं भाई? प्रस्तावना में पहला पहला पॉइंट क्या है भाई? एक बार प्रस्तावना को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या कह रही है प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब 200 वर्षों से तो हम गुलाम थे, ठीक है? 200 वर्षों से गुलाम थे, उससे पहले राजाओं ने हम पर शासन किया था, यानी कि राजशाही थी। तो क्या चाहिए हमें? हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेंगे भाई। अब हमें गुलामी से आजादी चाहिए भाई। हमें क्या चाहिए? हमें गुलामी से आजादी चाहिए। हम अपने अधिकार, चाहे वो हमारे आंतरिक मामले हो, चाहे हमारे वो बाह्य मामले हो, उन सब पर हमें निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। ये बात बताई गई किसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में, ठीक है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का बेसिक मतलब क्या हो गया? बेसिक मतलब इसका यही निकल कर आ गया कि क्या भाई, चाहे वो आंतरिक मामले हो या बाह्य मामले हो, ठीक है? आंतरिक या बाह्य, किसी भी मामले में, किसी भी मामले में क्या है, जो निर्णय लेने का अधिकार है वो क्या है? भारत के पास है, ठीक है? भारत के किसी भी मुद्दे पर कोई भी बाह्य शक्ति, कोई भी बाह्य कंट्री क्या होगा, चाहे वो हमारे घर का मामला हो, चाहे कोई भी विदेशी मामला हो, कोई भी मामला हो, किसी भी मामले में कोई अन्य कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हमें हमारे अधिकार पता है, हमें अपने निर्णय स्वयं लेने का पूरा अधिकार है, यानी कि हम आंतरिक और बाह्य हर मामले में अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये बात हमने क्लियर कर दी अपने पहले ही पॉइंट में, कहां पर? कि हम क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। बात क्लियर हो गई? क्या है? हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, मतलब कोई भी हमारे बाहरी या आंतरिक किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक बात और आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है,
अब यहाँ पर अगर आप मुझसे ये कहें कि 1949 में, तो 1949 में क्या हुआ, राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया भारत, है ना, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। लेकिन भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर बना, लेकिन भारत के किसी भी आंतरिक या बाह्य मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। यानी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य जरूर बन गया भारत, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, एक बात और याद रखनी है आपको कि 1945 में भारत क्या है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन का भी सदस्य बन गया था। ठीक है, यूएन का भी सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद भी भारत की इस प्रकृति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। बात क्लियर हो गई? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का समझ में आ गया। अर्थ क्या निकला कि भारत जो है अपने आंतरिक और विदेशी दोनों मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार रखता है। वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी और को उस पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समाजवादी क्या है भाई? समाजवादी एक विचारधारा है। ठीक है, सोशलिस्ट क्या है? एक विचारधारा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा थी समाजवादी। भारत में अगर आपसे बात की जाए कि समाजवादी जो विचारधारा है वो किससे प्रभावित है भाई? मार्क्सवादी और किससे? गांधीवादी। ठीक है, मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधारा का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा का थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है। राइट, इनका जो था मार्क्सवादी विचारधारा, ये किस पर आधारित थी भाई? वर्ग संघर्ष पर आधारित थी। ठीक है, वर्ग संघर्ष, जिसमें सर्वहारा और बुर्जुआ, राइट, सर्वहारा और बुर्जुआ दो वर्ग थे जिनके बीच में वर्ग संघर्ष की बात की गई है। उनकी विचारधारा उस पर आधारित थी। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो वो क्या हो जाएगी? हमारा हो जाएगा कि निजी और सार्वजनिक दोनों लोग क्या है, साथ में मिलकर काम करते हैं। ये हमारे समाजवाद की विचारधारा है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री है। यानी कि भारत का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। सरकार सभी धर्मों को के साथ समान व्यवहार करेगी। सिंपल सी ये लाइन इसमें समझा दी गई है। ठीक है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा ना समझे कि हमें विशेष दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, सिख राष्ट्र है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारतीय हैं। ठीक है, हमारा कोई भी एक विशेष धर्म नहीं होगा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। हम सभी धर्मों को समान संरक्षण देंगे। हमारी सरकार सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखते हैं लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोगों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी। अब्राहम लिंकन का एक कथन है, आपको याद होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का कथन है। क्या कथन है भाई? उन्होंने कहा है कि जनता का, ठीक है, क्या कहा है? नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, किया गया शासन क्या कहलाता है? शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई? ये कथन भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है भाई? जनता को ही सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। ठीक है, हम भारत के लोग, पहले ही लाइन ये दर्शाती है कि भारत की जनता को ही सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब देखना क्या है भाई? अच्छा, एक बात और बतानी है आपको कि लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र की बात करें
अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन से दो प्रकार होते हैं लोकतंत्र के? एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, राइट। क्या होता है? एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष, और एक क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर जनता शक्ति जो होती है, शक्ति का प्रदर्शन जनता जो है डायरेक्ट करती है, ठीक है। जनता सीधे शासन में भागीदारी करती है, ऐसे लिख सकते हो, सीधे शासन में भागीदारी करती है, राइट, भागीदार होती है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा प्रमुख, ऐसे लिख लेंगे, प्रमुख जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है, राइट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर भारत की बात की जाए, भारत में क्या है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, राइट, संसदीय लोकतंत्र है। भारत में कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। और संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या होती है, कार्यपालिका जो शक्ति होती है, ठीक है, कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये क्या कहलाता है, संसदीय लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो हमारा कैसा है भाई, अप्रत्यक्ष में आ जाते हैं हम लोग, और जनता द्वारा जो सीधे शासन में भागीदारी होती है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है कौन सा राष्ट्र, आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये फैक्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जरा। भारत क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और अगर आपसे स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर मिलता है, अगर आपसे पूछा जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। बात क्लियर हो गई, ये हो गई लोकतंत्र की बात। लोगों का जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ संपूर्ण अधिकार किसे दिया गया है, जनता को दिया गया है। जनता क्या होती है, चुनाव अपने प्रतिनिधि वहां बिठाती है, वो लोग हमारे देश के प्रमुख का निर्वाचन करते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखना था, नेक्स्ट क्या था भाई, हाँ, गणराज्य। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है, देखो लोकतंत्र तो है हमारे यहाँ, संसदीय लोकतंत्र है, जनता करेगी जरूर, लेकिन हमारे यहाँ गणराज्य शब्द इसलिए यूज कर लिया गया भाई कि ऐसा ना हो कि ब्रिटेन की तरह क्या हो, पैरेलल राजशाही चलती रहे, कि एक तरफ तो हम गणराज्य भी बोल रहे हैं, ऊपर से एक तरफ हमारे यहाँ राजशाही चल रही है। हमारे यहाँ एक शब्द यूज किया गया गणराज्य, यानी कि हम क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का बेसिक मतलब सिंपल सा ये निकलता है, हमारे यहाँ जो प्रमुख होगा, राज्य का प्रमुख जो होगा, राज्य का प्रमुख, और हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, राइट। जो होगा वो क्या होगा, जनता द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, याद रखना है राष्ट्रपति का चुनाव हम प्रत्यक्ष नहीं करते हैं ना, हम अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजते हैं, वो लोग उनका चुनाव करते हैं, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना है, जनता द्वारा क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से, राइट, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित चुना जाता है, ठीक है, चुना जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ जो होता है पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है, वंशानुगत नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक होता है राजशाही, ठीक है, और एक क्या होता है, गणराज्य, ठीक है।
राज्य जो होता है अगर आपसे लोकतंत्र की बात की जाए, एक 1 सेकेंड, अगर आपसे लोकतंत्र की बात की जाए, चलिए इधर नहीं, मैं आपको वहीं समझाने की कोशिश करती हूँ जहां भी हमने लोकतंत्र की बात की थी। ये अगर लोकतंत्र की बात की जा रही है तो लोकतंत्रात्मक जो राज व्यवस्था है उसको हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? लोकतंत्रात्मक जो राज व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसको हम दो भाग में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक कैसे? एक हो गई राजशाही, ठीक है, और एक हो गया क्या? गणराज्य। राजशाही में क्या आ गया? राजशाही में क्या आ गया? जैसे ब्रिटेन, ठीक है, राजशाही का उदाहरण क्या है? ब्रिटेन। राजशाही में क्या होते हैं? राजा रानी, राजा या रानी शासन करते हैं, या फिर क्या होते हैं? उनके उत्तराधिकारी चुनकर, उत्तराधिकारी आ जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। बात क्लियर हो गई? और गणराज्य में क्या होता है? राज्य का प्रमुख चुना जाता है, ठीक है, चुना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आप यूएसए का ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल ब्रिटेन का ले सकते हो, राइट, यहाँ पर यूके का, ठीक है। ब्रिटेन हो जाएगा राजशाही का उदाहरण, गणराज्य कह सकते हैं यूएसए, या इंडिया, भारत भी हमारा जो है एक गणराज्य है। बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, कहाँ बात हो रही थी? यहाँ बात हो रही थी, ठीक है। हाँ, गणराज्य तक मैंने आपको बता दिया। गणराज्य का मतलब हो गया जो जो व्यक्ति है, जो प्रमुख है, राज्य का जो प्रमुख है वो क्या होगा? चुन कर आएगा, ठीक है, चुनाव होगा उसका, चाहे वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। भारत में कैसे चुनाव होता है? भारत में होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, हमारे प्रतिनिधि वहां भेजे जाते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वंशानुगत नहीं होता है। बस सिंपल सी ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है, समाज में न्याय की व्यवस्था है ना, न्याय क्या है? एक मैंने आपको बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1917 में, ठीक है, वहां से क्या हुआ है? सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था ली गई है। तो सामाजिक यानी कि समाज में प्रतिष्ठा की बात हो या फिर किसी भी तरह की बात हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक, चाहे संपत्ति की बात हो या आय की बात हो, किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। राजनैतिक न्याय यानी कि उतना ही अधिकार पुरुषों को प्राप्त होगा, उतना ही अधिकार महिलाओं को भी दिया जाएगा, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था के थ्रू ही किया जाए। जैसे पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त था, और अभी आपने देखा होगा जो नारी बंधन योजना आई है उसके तहत भी क्या कर दिया गया है? लोकसभा में भी 33% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। तो वो क्या हो गई? राजनैतिक न्याय की व्यवस्था हो गई, ठीक है। क्या? महिलाओं को, और महिलाओं को भी पुरुषों के समान, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिलाएं हो, सभी को क्या होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रत्येक प्रकार का न्याय प्रदान किया जाएगा। ये बताया गया हमारी प्रेमबल में, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। स्वतंत्रता का वर्णन हमें मिलता है कहाँ पर? मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है आर्टिकल 25 टू 28 में, राइट। वहां पर क्या है? विचार, यानी कि हम अपने विचार रख सकते हैं, सोचने की सोचने की छूट है हमें, किसी भी पॉइंट पर हम अपने हिसाब से सोच समझ रख सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब उसे व्यक्त करने की भी छूट हमें दी गई है हमारे संविधान द्वारा, ठीक है। विश्वास यानी कि हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी पर भी विश्वास करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमें अपना धर्म स्वयं चुनने की स्वतंत्रता है। अगर हमें मुस्लिम बनना है तो हम मुस्लिम भी बन सकते हैं, सिख बनना है सिख भी बन सकते हैं, जिस भी धर्म को हमें मानना है या अपनाना है हम कर सकते हैं, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, सब कुछ करने का अधिकार यहाँ पर हमें प्रदान किया गया है। बात क्लियर हो गई? उपासना की स्वतंत्रता, उपासना से आप समझ ही रहे हो, पूजा पाठ कर सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको बता ही दी, ठीक है।
मतलब जो जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म की उपासना कर सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड आप अजान में भी शामिल हो सकते हो, आप मंदिर में पूजा पाठ भी कर सकते हो, आप गुरुद्वारे में भी जा सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, राइट। चलिए, ये स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मैंने आपको बता ही दिया। मौलिक अधिकार भाग जो 3 है उसमें अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, सभी व्यक्तियों को, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, महिलाएं हो, सभी को क्या होगा, समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ये क्या बताता है, अवसर की समानता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता इसका उल्लेख करती है, ठीक है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा, मैंने आपको बताया व्यक्ति की गरिमा का ह्रास नहीं होना चाहिए, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक पवित्र व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को कभी भी मतलब ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ठीक है। एक इस तरह से काम जैसे होता है ना, डीपीएसपी में ये इस बात का वर्णन किया गया है कि मजदूरों कामगारों को मतलब इस तरह से काम कराया जाए कि उनको उनका भी मान हानि ना होने पाए, ठीक है। हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, चाहे वो कितना ही निचला स्तर का हो, चाहे वो कितना ही उच्च वर्ग का हो, राइट। तो सबके पास अपने व्यक्तित्व की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बनाकर रखना है, हमें किसी का अपमान नहीं करना है। बात क्लियर हो गई। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इसके बाद भी मैंने आपको बता दी है कि राष्ट्र की एकता अखंडता डीपीएसपी में बात की गई है। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ड्यूटी जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है, वहां पर भी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात की गई है। बात क्लियर हो गई। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता यानी कि भाईचारा, ठीक है। हमें क्या है, आपसी मतभेद नहीं पैदा करने हैं, आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए। बंधुता यानी कि एक भाईचारे की भावना के साथ साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, राइट। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। कब, सीधा सीधा देखो, किसी के दिमाग का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कह दिया कि 26 नवंबर 1949 को हम अपना संविधान स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा मूर्ख ना खड़ा हो जाए जो कह दे कि भाई संविधान तो तुमने बनाया, लागू कर दिया, डेट तो बताई ही नहीं, हमें क्या पता संविधान कब से लागू हुआ। इसलिए क्या किया गया, संविधान निर्माताओं द्वारा तिथि भी निश्चित कर दी गई, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट, ठीक है। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, मतलब अंगीकृत का मतलब हो गया हम अपने संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। यानी कि हम उसको मानेंगे, हर तरह से हमने उसको एडॉप्ट कर लिया, वो हमारा संविधान है, हम मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज हर तरह हर तरह से उसको का निर्वहन करेंगे। अंगीकृत का मतलब हो गया एडॉप्ट कर लिया हमने अपने संविधान को, ठीक है। अधिनियमित का मतलब हमने उसको इनेक्ट करवा दिया, मतलब हमने उसको एक कानून के तहत नियमित करवा दिया, ठीक है। तो अब उस कानून का निर्वहन हम करेंगे, कोई कानून लागू बनाया जाएगा या उसको लागू किया जाएगा तो हम भारत के लोग उसको मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अधिनियमित यानी कि इनेक्ट करवाना। बात क्लियर हो गई। आत्मार्पित यानी कि हम अपनी आत्मा को, इस संविधान को हम अपनी आत्मा को अर्पित करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, भारत के संविधान को सजीव संविधान भी कहा गया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, समय समय पर अपने संविधान में संशोधन करके उसे जीवित रखते हैं, ठीक है। जीवित संविधान कहा गया है, सजीव संविधान कहा गया है, क्योंकि हम लोग समय समय पर सुधार करते रहते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक बार संविधान बना दिया और बस उसका अंत कर दिया, पड़ा हुआ है संविधान, तो वो क्या कहलाता है, डेड संविधान यानी कि मृत संविधान कहलाता है। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, भारतीय संविधान है जीवित संविधान, ठीक है, जीवित संविधान, क्योंकि समय समय पर समय को देखते हुए हम उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते रहते हैं, इसलिए भारतीय संविधान सजीव संविधान यानी कि जीवित संविधान है। बात क्लियर हो गई। तो आत्मार्पित करते हैं।
आपको एक पॉइंट और याद रखना है क्या, कि 26 नवंबर को 1949 को क्या कर दिया गया, संविधान सभा में संविधान को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, स्वीकार किया गया, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को आपको याद रखना है क्या किया गया, स्वीकार या अंगीकार भी लिख सकते हो आप इसे, अंगीकार कर लिया गया। तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। स्वीकार कब किया गया, ये तो हो गया 26 नवंबर। अगर आपसे पूछा जाए लागू कब कर दिया गया, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, संविधान को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, ठीक है, संविधान को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो लागू कब किया गया ये आपको याद रखना, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और संविधान स्वीकार यानी कि अंगीकृत कब कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई आप सभी को। तो चलिए आपकी क्या होती है, यहाँ से मैंने आपकी प्रीएम्बल जो है पूरी डिफाइन कर दी है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से, और आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर भी हो गई होंगी। सारे ये जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स रखे गए हैं, उनका मीनिंग भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और मे बी मैं सफल भी रही होंगी आप लोगों को सारी बातों को समझाने में, ठीक है। तो यहीं तक था आज का ये टॉपिक। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से उसको डिस्क्राइब भी किया है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने यहाँ पर एक भी फैक्ट भी नहीं छोड़ा है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे फैक्ट मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए, आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें सेशन को, और रोज़ मेरे साथ 10 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग, राइट। और अपने और भी प्यारे प्यारे दोस्तों को आप लोग क्लास को कीजिए शेयर, ताकि और भी प्यारे प्यारे दोस्त आपके हमारे इस सेशन से जुड़ सके, राइट। और फिर कल के सेशन में फिर से मुलाकात करेंगे, और अपने नोट्स बनाते रहिए, साथ के साथ सारी चीज़ों को कंपाइल करते रहिए, लेक्चर को सुनकर अपनी सोच समझ को डेवलप कीजिए, और अपने नोट्स को फैक्ट के रूप में भी बनाते रहिए, छोटे छोटे की पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, जो आपके एग्जाम में, जैसे कि आरओ का एग्जाम और पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, तो ये सारे फैक्ट वहाँ पर आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा। और आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तब आप लोग मुझसे कहेंगे कि मैम आपने जो चीज़ें पढ़ाई थी हम लोगों ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है अपने एग्जाम में, राइट। तो इसी आशा के साथ मैं आज के इस सेशन को करूँगी एंड। आई होप आप लोग को क्लास सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय